नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बहन ने सिखाया भाई भाभी को सबक। यह क्या अंजलि, मैं बाहर जा रही हूँ और आकर सारा काम पड़ा हुआ है, यह देखूंगी कहकर गई थी ना, फिर कपड़े अभी तक क्यों नहीं धुले? यह कहकर संगीता ने एक चांटा अपनी ननंद अंजलि के गालों पर जड़ दिया। भाभी, मुझे काफी बुखार है, उठा और चला भी नहीं जा रहा है। बुखार है या बहाना है? सुनो अंजलि, तुम्हारे पिता ने यहाँ कोई करोड़ों की जायदाद नहीं रखी है जो तुम बैठकर आराम से रहो। यहाँ रहना है तो मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी, काम तो करना ही पड़ेगा, संगीता ने चिल्लाते हुए कहा। अंजलि बोली, भाभी, काम तो मैं करती ही हूं ना, यह तो आपको भी पता है, फिर यह सारी बातें क्यों कर रही हो? आप भी तो यहाँ बिना काम किए ही खाती हो ना। क्या कहा मनहूस तुमने? अपनी तुलना मुझसे कर रही हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम नौकरानी। अपनी औकात मत भूलना, संगीता अंजलि के बालों को खींचते हुए कहती है। अंजलि बोली, भाभी, यह घर मेरे पापा ने बनवाया था, तो उस हिसाब से भैया के साथ मेरा भी इस घर में बराबर का हिस्सा हुआ। क्या कहा मनहूस तूने? इस घर पर तेरा भी हिस्सा है? अगर आज तुझे ही खत्म कर दूं, तो फिर कौन सा हिस्सा रहेगा? घर के अंदर घुसते घुसते उसके भैया विक्रम ने कहा, भैया, आज जो सुलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो, पापा होते ना तब तुम्हें बताते। आज अपनी बहन को बेसहारा पाकर तुम दोनों उस पर जुल्म कर रहे हो। देखना, एक दिन भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। विक्रम बोलता है, भगवान का तो पता नहीं, पर तेरा यह भाई तेरी इस बहसबाजी के लिए तुझे आज सजा जरूर देगा। चल अंदर। यह कहकर विक्रम अंजलि को खींचते हुए अंदर ले जाता है और उसे खूब पीटता है। पूरे दिन मुझे भूखा प्यासा भी रखता है। रात के खाने पर संगीता बोलती है, सुनिए जी, उस मनहूस को भी खाना दे देते हैं, कहीं मरमरा गई तो मुसीबत हो जाएगी। विक्रम बोला, एक काम करो, मुझसे खाने के बाद से जितना बचेगा उसके आगे डाल देना। अंदर से कमजोर रहेगी तो ज्यादा जुबान नहीं चला पाएगी। उसके बाद संगीता जाकर अंजलि के आगे उसका झूठा खाना डाल देती है। खाने को देखकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। कैसे उसके खाने में इतने नखरे हुआ करते थे। माँ फिर भी उसकी पसंद का खाना बनाती ही थी। जिस सामान को पसंद किया उसके पापा उसके सामने हाजिर कर देते थे। तब तो भैया की भी लाडली हुआ करती थी, और आज पापा क्या गए, मेरी खुशियां भी ले गए। लगभग एक साल पहले ही अंजलि की बड़े धूमधाम से पंकज के साथ शादी हुई थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक रोज अंजलि को उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा, जब उसके पति पंकज की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, अंजलि के पापा उसे अपने साथ ले गए। अंजलि के आते ही संगीता ने तो क्लेश करना शुरू कर दिया था, पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि अंजलि के पापा दीनानाथ जी तब जीवित थे। घर में माता पिता मिलकर अंजलि को संभालने की कोशिश करने लगे, पर अंजलि बिल्कुल ही टूट चुकी थी।
उसने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था, क्योंकि शादी के साल भर के अंदर ही वह विधवा हो गई थी। जहां जाती उसे सब मनहूस कहते। शादी के पहले से ही उसकी पढ़ाई में काफी रुचि थी और इसी वजह से वह अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी। पर माता पिता को अच्छा रिश्ता मिल गया था, जिससे अंजलि की चटमंगनी पट ब्याह हो गया था। शादी के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसका पति पंकज उसकी बहुत मदद करता था। वह बहुत ही खुश थी, पर किसे पता था कि यह खुशियां कुछ पल की ही मेहमान थी। पंकज की मृत्यु के बाद अंजलि अपने मायके में रहने लगी। वह पूरा दिन बस रोती ही रहती थी। उसकी यह हालत देख उसके पिता बीमार रहने लगे और एक दिन अचानक दुनिया को अलविदा कह गए। पहले से ही अंजलि पति के गम में डूबी थी, एक और गम में डूब जाती है। संगीता को तो जैसे मौका ही मिल गया था उसे परेशान करने का। वह बात बात पर अंजलि को मनहूस कहकर ताना देती। अंजलि की माँ अपनी बहू को जो टोकती, तो बेटा बहू दोनों मिलकर अपनी माँ के ऊपर ही चढ़ जाते और उन्हें भी खूब खरी खोटी सुनाते। पति के जाने के बाद अंजलि की माँ लता जी भी अपनी शक्ति खो चुकी थी। इसलिए वह ना तो अपने बेटे बहू से ही लड़ पाती और ना ही अंजलि के लिए कुछ कह पाती थी। धीरे धीरे संगीता का अत्याचार बढ़ता गया और वह लता जी से सारे काम करवाने लगी, जिसे देख अंजलि अपने गम की दुनिया से बाहर आकर अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। और आज अंजलि को जूठा खाना खाते हुए अपनी माँ की याद आ जाती है। सुबह से ही कमरे में बंद हूँ, पता नहीं माँ ने खाना भी खाया या नहीं। चलो चल कर देख लेती हूँ। यही सोचते हुए अंजलि अपने खाने की थाली लेकर लता जी के कमरे में गई, तो देखा माँ सो रही हैं। अंजलि ने माँ को जगाया और कहा, माँ खाना खाया आपने? लता जी बोली, नहीं बेटा, दरअसल भूख बिल्कुल खत्म हो गई है। खांसते खांसते तो जान ही निकल जाएगी, ऐसा लगता है। आज तो खांसी के साथ खून भी निकला। अंजलि, क्या आपने यह बात भैया को बताई कि नहीं? लता जी बोली, उसे कहने से क्या फायदा, जानती तो हो जवाब क्या मिलेगा। और मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है बेटा, जो यह सब सह सकूं। मुझ में तो अब जीने की भी इच्छा नहीं है। अंजलि दौड़ती हुई विक्रम के पास जाती है और कहती है, भैया माँ को खांसी के साथ खून आ रहा है, यह सही लक्षण नहीं है। हमें माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। विक्रम गुस्से से बोला, अच्छा, और उसके पैसे तू देगी? बड़ी आई माँ को डॉक्टर के पास ले जाने वाली। अरे वह अब जीकर भी क्या करेगी, इतनी उम्र तो हो गई है। मैं तो कहता हूँ जब उनकी चीता जलेगी तो भी उस पर बैठकर सती हो जाना, पति के साथ नहीं तो माँ के साथ ही सही। चल जा अब यहाँ से और मुझे सोने दे। अंजलि चाह तो रही थी बहुत कुछ कहना, पर भैंस के आगे बीन बजाने का क्या ही फायदा। इसलिए वह चुपचाप वहां से जाने लगी कि तभी संगीता कहती है, अब जाकर माँ के साथ चिपक मत जाना, रसोई पूरी फैली पड़ी है, उसे समेट देना, वरना पता है ना क्या होगा। अंजलि रोते रोते अपनी माँ के पास जाती हैं, तो देखती हैं माँ का खास खास कर बुरा हाल हो रहा है। पर वह करती भी क्या बेचारी, रसोई में से
थोड़ा अदरक कूटकर वह माँ को लाकर दे देती है और अपने आंसुओं को छुपाते हुए रसोई का काम समेटने चली जाती है। काम खत्म करके जब वह वापस माँ के पास आई तो देखा माँ सो गई है। उसे लगा शायद अदरक से माँ को थोड़ी राहत मिली होगी, इसलिए सो गई है। वह भी धीरे से बिना कोई आवाज किए वहीं नीचे सो गई। सुबह उठकर जब वह अपने माँ की तरफ देखती है तो सोचती है कि जिस करवट माँ कल रात सोई थी, पूरी रात उसी करवट में सोई रही। फिर वह माँ माँ करते हुए माँ को जगाने लगती है, पर माँ कहाँ जागने वाली थी। माँ तो जा चुकी थी इस दुनिया को छोड़कर। अंजलि यह बात समझते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी कि तभी संगीता और विक्रम दौड़ते हुए वहां आ गए। विक्रम, चलो, इनका सफर तो खत्म हुआ, मैं भी जाकर इनके क्रियाकर्म की सारी व्यवस्था करता हूँ। संगीता बोली, तुम जाकर आस पड़ोस में कह आओ। संगीता कहती है, हाँ जाती हूँ। पता नहीं सुबह सुबह ही घर में मनहूसियत छा गई है। अंजलि हैरान थी कि क्या कोई बेटा अपनी माँ की मृत्यु पर ऐसे पेश आता है, पर आज उसे किसी से नहीं, सिर्फ भगवान से ही शिकायत थी। आखिर और कितनी परीक्षाएं लेंगे आप मेरे से? मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। कुछ देर बाद लता जी की अर्थी उस घर से निकल गई और उसके बाद बेसुध सी अंजलि भी घर से निकल गई। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ के जाने के बाद वह अनाथ हो गई थी। वह रास्ते में यूं ही बदहवास सी चली जा रही थी। काफी देर चलने के बाद वह एक मंदिर में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, अरे अंजलि, तुम और तुम्हारी यह हालत। अंजलि उस लड़की को पहचानने की कोशिश करने लगी। वो लड़की बोली, अरे पहचाना नहीं, मैं रेनू, तुम्हारे कॉलेज की सहेली। अंजलि, हाँ याद आया। काजल चौंकते हुए कहती है, तुम्हें इस हाल में देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा था यूपीएससी क्लियर करने के बाद तुम्हारी नौकरी लग गई होगी, पर यह सब। अंजलि, यूपीएससी, यह क्या कह रही हो तुम? काजल, हाँ यार, मैंने भी दिया था एग्जाम, पर फेल हो गई। पर तेरी तो निकल गई थी ना, मैंने खुद अखबार में देखा। अदिति, अखबार में? यह सब तो क्या बोल रही हैं? रेनू, हाँ, मैंने पंकज के रहते ही परीक्षा तो दी थी, पर फिर मेरे साथ एक के बाद एक दुर्घटनाएं घटती गई और मुझे दुनियादारी का कुछ होश ना रहा। यह कहकर अंजलि ने अपनी पूरी कहानी रेनू को बता दी। रेनू बोली, पर मैं हैरान हूँ, तुझे दुनियादारी की खबर नहीं थी, पर तेरे घर खबर कैसे नहीं पहुंची? कोई तार या चिट्ठी तो जरूर आई होगी। अंजलि ने कुछ सोचा तो उसे याद आया, हाँ, कुछ समय पहले डाकिया आया तो था एक लिफाफा देने, पर मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरे काम की होगी। क्या बताऊं रेनू, पापा के जाने के बाद मेरे भैया भाभी ने नर्क मचा रखा है। अब मैं समझी, उन्होंने जानबूझकर ही नहीं बताया होगा। जो बता देते तो उनकी मुफ्त की नौकरानी चली जाती। पर अब बहुत हो गया रोना धोना। अब मैं अपने सारे दुख और आंसुओं का हिसाब लूंगी, मेरे ससुराल वालों से भी और मेरे भैया भाभी से भी। रेनू, मैं फिर से परीक्षा दूंगी और इस बार मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद अंजलि घर आ जाती है। वह लिफाफा कहाँ होगा?
मुझे भाभी की अलमारी में देखना होगा। आखिर था क्या उसमें, वह देखना पड़ेगा। अंजलि ने मौका देखकर संगीता की अलमारी में वह लिफाफा ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वह लिफाफा मिल गया। वह वाकई में अंजलि का ही परिणाम था। भाई तो हमेशा बहन का सहारा और रक्षक बनता है, पर मेरा भाई सबसे बड़ा दुश्मन है और अब दुश्मन से बदला लेने का वक्त आ गया है। उसके बाद से अंजलि अपने घर के सारे काम संगीता भाभी के बिना कहे ही कर देती थी, जिससे अंजलि भी निश्चिंत अपने काम में लग जाती। इधर संगीता को लग रहा था कि मम्मी जी के ना रहने से अंजलि डर गई है, इसलिए बिना मेरे कुछ कहे ही सारा काम कर देती है। और उधर अंजलि चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और वह इसीलिए सारा काम पहले खत्म कर देती थी ताकि संगीता की उस पर नजर ना रहे। दिन भर अंजलि घर का काम करती है और रात में पढ़ाई। परीक्षा वाले दिन वह मंदिर जा रही थी, यह कहकर घर से निकली है क्योंकि उसने घर का सारा काम खत्म कर लिया था। इसलिए संगीता ने भी उसे रोका नहीं। संगीता तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि अंजलि क्या सोच रही है। परीक्षा खत्म हो गई और वह घर आ गई, पर इस बार उसने अपने घर के पते की जगह रेनू के घर का पता दिया और उसकी मेहनत रंग लाई। ना सिर्फ परीक्षा, उसने इंटरव्यू भी पास कर लिया और नौकरी हासिल कर ली, पर यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई। एक रोज अंजलि घर पर अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोते रोते अपनी खुशी बता रही थी कि तभी उसका देवर और उसकी सास आकर उसे आवाज देने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पहले संगीता और विक्रम बाहर आते हैं और उनके आने की वजह पूछते हैं। विक्रम उन्हें देख गुस्सा हो जाता है। अंजलि की सास सावित्री जी बोलती है, जरा अंजलि को बुला देना, हमें कुछ जरूरी बात करनी है उससे। इतने में अंजलि बाहर आती है और उन लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। सावित्री जी, बहू, माफ कर दे हमें, जो तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। वह क्या है ना, पंकज के जाने का दुख सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने ऐसा व्यवहार कर दिया। अंजलि बोली, और शायद इसलिए मुझे घर से निकालने और मेरे सारे गहने हड़पने के बाद पंकज जी के जाने का दुख नहीं रहा। संगीता, अब आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं? साफ साफ बताइए। विक्रम, मुफ्त की नौकरानी, और क्या लेने आए होंगे? अंजलि बोली, भाभी, यह अपनी बहू अंजलि को ले जाने नहीं, बल्कि आईएएस अंजलि शर्मा को ले जाने आए हैं। भैया, अब यह अंजलि मुफ्त की नौकरानी नहीं रही। आईएएस सुनकर तो विक्रम और संगीता के होश ही उड़ गए। विक्रम, यह क्या मजाक है अंजलि? अंजलि बोली, मजाक नहीं है भैया, अब यह सब हकीकत है। विक्रम संगीता की ओर देख रहा था कि तभी अंजलि कहती है, आप लोगों ने तो वह लिफाफा छुपा दिया था, फिर यह आईएएस कैसे बनी? यही सोच रहे हैं ना? पर वह कहावत है ना, होनी को कौन टाल सकता है भला। भैया, भाभी, आप लोगों के अच्छे दिन अब शुरू हो गए हैं। जितना सताया है ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने ना सताया तो कहना। जितना रुलाया है आप लोगों ने मुझे, जो खून के आंसू आप लोगों को भी ना रुलाऊं तो कहना। और सासू माँ, आप पर तो घरेलू हिंसा और स्त्री धन हड़पने का केस करूंगी। हर एक इंसान जिसने मेरी लाचारी और बेबसी का फायदा उठाया, सबको
अब अपना हिसाब देना पड़ेगा। वहां मौजूद सभी के पसीने छूटने लगते हैं। फिर पीछे से दो आदमी आकर अंजलि को सैल्यूट करके चलने को कहते हैं। अंजलि गर्व से फूली नहीं समाती है और वहां से निकल जाती है और उसके कलेजे में बड़ी अजीब सी शांति होती है जो पहले कभी ना थी। अंजलि ने अपने पर हुए अत्याचार, अपनी माँ का इलाज न करवाने और उन्हें मरने छोड़ देने के लिए अपने भैया भाभी पर केस कर देती है और जीत जाती है। नतीजन भैया की नौकरी चली गई, घर अंजलि के नाम हो गया। अपने ससुराल वालों को भी घरेलू हिंसा और स्त्री धन हड़पने के इल्जाम में वह गिरफ्तार करवा देती हैं। घर का ताला लगाकर जब विक्रम और संगीता निकल रहे होते हैं, अंजलि वहां आकर दोनों को एक एक चांटा लगाकर कहती हैं, अब सारा हिसाब चुकता हुआ। जाओ, अब जिस तरह हमें तड़पाया था, अब तुम लोग भी तड़पोगे। और भैया, आपकी कोई अच्छी नौकरी ना हो, उसका इंतजाम अब मैं करूंगी। विक्रम गिड़गिड़ाते हुए बोला, माफ कर दे बहन, आखिर मैं तेरा भाई हूँ, इतनी बेरहम मत बन। अंजलि अब याद आई अपनी बहन की। बेशरम, माँ के मरने पर शोक नहीं, खुशियां मना रहे थे और अब अपनी नैया डूबती देख सारे रिश्ते याद आ गए हैं। बेरहमी तो अभी देखी ही कहाँ है भैया। तुम्हें अब पानी नहीं, सिर्फ आंसू पीकर जीना है। और इसी तरह अंजलि ने अपने भैया भाभी और ससुराल वालों को सबक सिखाया और अपने भैया भाभी से बोली कि जल्दी घर खाली करो और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बहन का ऐसा रूप देखकर दोनों गिड़गिड़ाते हुए पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन बहन का दिल नहीं पसीजा और वहां से अपनी ड्यूटी पर चली गई। संगीता और विक्रम तो अभी भी हैरान थे कि जो बहन को इतना सताया, नौकर बनाकर घर का काम कराया, आज वह कहां से कहां पहुंच जाएगी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंजलि ने अपने भाई भाभी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और दोनों ही दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन दोनों ने अपनी बहन और माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। आज संगीता और विक्रम अपनी करनी का फल भोग रहे थे और दर दर भटकने को मजबूर थे। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। किसी ने सत्य ही कहा है, जो बोएगा वही काटेगा। जब तुमने बबूल बोया था तो आम खाने की इच्छा कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल छांव होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसीलिए हमें अच्छे समय का इंतजार अच्छे कर्म करके करना चाहिए, ना कि गलत कर्म करके। जल्दी ही कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाए। अगर आप आज किसी के साथ गलत करोगे तो कभी ना कभी आपके साथ जरूर बुरा होगा। उसी प्रकार आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल देने वाला भगवान है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।